बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अटॉप्सी एंड एक्सह्यूमेशन। हम अटॉप्सी और एक्सह्यूमेशन के पास्ट यूक्यू को डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये कहा था कि जो अटॉप्सी है, अटॉप्सी की टाइप्स क्या होती है, अटॉप्सी की डेफिनेशन क्या होती है। यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया था। अटॉप्सी की डेफिनेशन को कवर किया था, अटॉप्सी की टाइप्स को कवर किया था। फिर हमने कहा था कि मेडिकल अटॉप्सी और मेडिको लीगल अटॉप्सी में क्या डिफरेंस होता है। मेडिकल अटॉप्सी जिसको हॉस्पिटल अटॉप्सी बोलते हैं, मेडिको लीगल अटॉप्सी, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, फिर हमने अटॉप्सी के इंसिडेंट्स को स्टडी किया था। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हुए थे एग्ज़ाम के अंदर वो थे आई थिंक, और हमने नेगेटिव अटॉप्सी को पढ़ा था, इसके कॉजेज़ को पढ़ा था, और लास्ट में हमने आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो के अंदर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 5 हो चुका था। अटॉप्सी इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी इंक्लूडिंग ऑफ बोथ एक्सटर्नल सर्फेस एंड इंटरनल कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो ये अटॉप्सी की पूरी डेफिनेशन ही बता दी इन्होंने। ठीक है, इनोमिनेट द वेरियस स्टेप ऑफ दिस प्रोसीजर। तो अटॉप्सी हो रही है तो अटॉप्सी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ अटॉप्सी प्रोसीजर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, जिस तरह रेप की एग्जामिनेशन होता है, विक्टिम ऑफ रेप की एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें भी पहले प्री एग्जामिनेशन होता था। इसमें भी पहले प्री एग्जामिनेशन वाला फार्मूला चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये फंडामेंटल प्रोसीजर होते हैं मेडिको लीगल अटॉप्सी के। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स होते हैं, फिर अटॉप्सी प्रॉपर, और लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये स्टेप्स होते हैं अटॉप्सी के। ओके, तो पहला है इनिशियल स्टेप्स होते हैं। तो इनिशियल स्टेप्स के अंदर क्या करेंगे, प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ आएगी। प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ के अंदर उसको रजिस्टर करेंगे। ओके, तो प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए दो टाइप के रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, जनरल रजिस्टर और अटॉप्सी रजिस्टर। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अटॉप्सी प्रॉपर को। ओके, इसको मैं पहले किताब को ठीक कर लूँ, मेरी किताब कुछ ज़्यादा शहीद हो चुकी है। ओके, तो पहला आता है प्री एग्जामिनेशन जिसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल और अटॉप्सी रजिस्टर के अंदर। फिर आता है टॉप्सी प्रॉपर। टॉप्सी प्रॉपर के अंदर हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले क्लॉथ्स की एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, नंबर 1 क्या आएगा, क्लॉथ्स की एग्जामिनेशन होता है, और वहाँ उसके फिजिकल एग्जामिनेशन और स्पेसिमन को कलेक्ट करेगी, एविडेंस को करेंगे। इसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलेंगे इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी कैविटी इसको ओपन करेंगे। बॉडी कैविटी को ओपन करने के लिए इंसियंस वगैरह आ जाएंगे। फिर 1 बाय 1 बॉडी कैविटी आ जाएगी, लाइक थोरेसिक एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, थोरैको एब्डोमिनल विसरा को एग्जामिन करना, और लास्ट में स्पेसिमन को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले क्या, दोबारा बता देता हूँ, अटॉप्सी प्रॉपर के अंदर पहले आपने क्या करना है, क्लोथ्स की एग्जामिनेशन करनी है और वहाँ से एविडेंस को कलेक्ट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन बॉडी की सरफेस की करनी है और वहाँ से एविडेंस को कलेक्ट करना है। ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। फिर आता है इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर 3 बॉडी कैविटीज़ को ओपन करना है, अटॉप्सी के इंसियंस दे के ओपन कर देना है। ठीक है, अब जैसे अटॉप्सी के प्राइमरी अटॉप्सी इंसियन है, आई शेप इंसियन है, वी है, वाई है, मॉडिफाइड वाई है, और इंटरमास्टोइड इंसियंस होते हैं। ओके, फिर स्कल के ऊपर इंसियंस होते हैं, लोकल इंसियंस होते हैं, फिर थोरेसिक, एब्डोमिनल और ब्रेन की एग्जामिनेशन होती है। ओके, और लास्ट में होता है कलेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन, यानी पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट करना। ओके, और विसरास की बोतल भी पूछी हुई है, और लास्ट में आके प्रिजर्वेटिव के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम यहाँ से। तो पहला स्टेप्स था कि एग्जामिनेशन ऑफ द क्लॉथ। तो क्लॉथ की एग्जामिनेशन करनी है। तो क्लॉथ की एग्जामिनेशन किस तरह से करनी है कि पहले क्लॉथ्स बॉडी के ऊपर हो, फिर इसकी इंस्पेक्शन करनी है, फिर क्लॉथ्स को बॉडी से निकालना है, रिमूव करना है, और फिर इस क्लॉथ की डिटेल स्क्रूटिनी करनी है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है, और वहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं। लाइक स्पेसिमेन ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, वॉमिट हो सकता है, किसी भी टाइप का मटेरियल हो सकता होता है। ठीक हो गया, यानी पहले एग्जामिनेशन जब करनी है जब क्लॉथ उसकी बॉडी के ऊपर है, फिर क्लॉथ को रिमूव करना है, और फिर रिमूव करने के बाद क्लॉथ्स के ऊपर स्पेसिमेंस वगैरह को कलेक्ट करना है। अब जो स्टेन्स होते हैं, क्लॉथ्स की स्मेल होती है, सॉकिंग होती है, फॉरेन मटीरियल्स होते हैं। लाइक अगर येलो रंग का स्टेन है तो वो नाइट्रिक एसिड की या HNO3 की पॉइजनिंग को इंडिकेट करता है। ब्लैक सल्फ्यूरिक एसिड है, ब्लड इंजरी, स्टैब वुंड या फायर आर्म इंजरी को इंडिकेट करेगा। सीवन सेक्सुअल ऑफेंस को इंडिकेट करेगा। वॉमिटिंग होती है तो वह पॉइजनिंग या किसी डिजीज को शो करती है। फीसिस होते हैं तो वो किसी पॉइजनिंग को भी शो कर सकती है, या एस्फिक्सियल डेथ में, स्पेसिफिकली हैंगिंग के अंदर ऐसा होता है, या डिजीजेस के अंदर। फिर इसके बाद है स्मेल। अगर कैरोसिन है तो मोस्ट प्रोबेबली किसी और ने मारा होगा, या खुद इसने अपने आप को मारा होगा, या पंचेंट स्मेल आ रही है तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक की वजह से डेथ हो सकती है। इसके बाद है क्लोथ्स की सॉकिंग। अगर वो ब्लड के अंदर सॉकिंग है तो होमिसाइडल, सुसाइडल या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। परस्पिरेशन है तो वो हाइपोग्लाइसीमिक शॉक को इंडिकेट करेगा। अगर मड है उसके कपड़ों के अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली ड्राउनिंग की वजह से मौत हुई है।
डस्ट के पार्टिकल है तो वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को इंडिकेट करेगा। ग्रीज है तो वर्स अगेन ये आरटीए को इंडिकेट करता है। जो हेयर है वो असाइलेंट को बताएगा। जो बर्निंग और ब्लैकनिंग होती है, टाइटनिंग होती है, ये फायर आर्म की इंजरी को इंडिकेट करती है। इसके बाद है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ओके, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले आपने उसकी जनरल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि उसकी हाइट क्या, वेट क्या, जेंडर क्या, जो बायोडाटा होता है। फिर जो डेथ के बाद पोस्टमार्टम चेंजेस होती है उसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी आ जाती है, स्टेनिंग आ जाती है, लाइवर मोर्टिस, एल्गोल मोर्टिस है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग है और राइगर मोर्टिस को ऑब्जर्व करना है। फिर इंजरीज के जो एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं, लाइक उसकी इंजरी की नेचर क्या है, ब्लंट इंजरी है, किस टाइप की इंजरी है, कहाँ पे है, नंबर क्या है, इंजरी के एविडेंस को मॉनिटर करना है। फिर उसके बाद जो थेरापी है उसके एक्सटर्नल एविडेंस को नोट करना है, लाइक नीडल है, पंक्चर मार्क तो नहीं है। नेचुरल ऑरिफिसेस की एग्जामिनेशन करनी है, लाइक विजाइना, एनस, नोज है, ओके। और इन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद कॉज ऑफ डेथ का इन्वेस्टिगेशन करना है। इसके बाद है ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। तो ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी के अंदर जो इंसिडेंस थे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद जो लोकल इंसिडेंस होते हैं, वैसे कहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको ओपन नहीं करते, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है कुछ कंडीशंस के अंदर, लाइक स्पाइनल कॉर्ड की लोकल इंजरी है या फिर डिजीज स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पेसिफिक है, या स्ट्राइचनिन की पॉइजनिंग है क्योंकि स्ट्राइचनिन स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन है, और स्पाइनल कॉर्ड को ओपन किया जाता है पोस्टीरियर अप्रोच के जरिए, ओके। फिर थोरैको एब्डोमिनल विसरा है, इनको पूरा ना लिखना क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, वैसे 5 नंबर में 3 नंबर का है, तो पूरा लिखते बैठोगे तो फिर टाइम सारा निकल जाएगा, ठीक है। अब हम सीधा आ जाते हैं लास्ट हेडिंग के अंदर। लास्ट हेडिंग के अंदर जो कलेक्शन होती है स्पेसिमेन की, यानी उनका अपने स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है और उनका आगे डिलीवर देना है लेबॉरेटरी के अंदर। फॉर एग्जांपल किन किन कंडीशन के अंदर करना है, जब पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है या पॉइजनिंग को एक्सक्लूड करना है, या इन्वेस्टिगेटर ने कहा है, या डिकम्पोज बॉडी की पोस्टमार्टम चेंजेस देखने को मिल रही है, तो इस केस में स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है। अब जो दूसरा सवाल था वो बॉटल्स के बारे में था। तो जो बॉटल 1 होती है इसमें स्टोमक और उसके कंटेंट होते हैं। स्टोमक को लाइगेट करना है इसके दोनों एंड से, कार्डिक एंड से भी और पाइलोरिक एंड से भी, और इसको ओपन करना है लेजर कर्वेचर से। ग्रेटर कर्वेचर से ओपन नहीं करते, लेजर कर्वेचर से ओपन करते हैं, और इसके जो कंटेंट होते हैं उनको बॉटल के अंदर पोर आउट कर देते हैं। इसके बाद है बॉटल नंबर 2। बॉटल नंबर 2 के अंदर 60 ऑन्स ऑफ लीवर, स्पेसिफिकली राइट लोब ऑफ द लीवर और राइट ऑफ द लोब ऑफ द लीवर के साथ गाल ब्लैडर लगा हुआ होता है। हाफ सप्लीन है और एक किडनी है। बच्चों के अंदर या इन्फेंट के अंदर दोनों किडनी ली जाती है। बॉटल नंबर 3 के अंदर अपर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर 3 फीट होते हैं, दोनों एंड से लाइगेटेड होती है। फिर बॉटल नंबर 4 है, तो बॉटल नंबर 4 के अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है, ओके, प्रिजर्वेटिव है। और बॉटल नंबर 5 के अंदर, ठीक है, तो बॉटल नंबर 5 के अंदर, ये बॉटल नंबर 5 है, इसके अंदर 100 to 200 ml ऑफ यूरिन कलेक्ट करना है, ओके। और बॉटल नंबर 6 के अंदर हमने क्या लेना है, बॉटल नंबर 6 के अंदर एम्प्यूल लेना है, ठीक है, ब्लड को एम्प्यूल के फॉर्म में लेना है, 5 से लेकर 10 ml, यानी जो ब्लड होता है वो 6 के अंदर, जबकि यूरिन होता है 5 के अंदर होता है। कुछ एडिशनल विसराज और मटीरियल्स भी कलेक्ट करते हैं, लाइक अल्कोहल के केस में पेरिफेरल वेन और CSF लेते होते हैं, ओके, 100 ml। बारबिचुरेट के केस में या ओपीएम के केस में हाफ ब्रेन को लेते होते हैं, प्रिजर्व करते होते हैं, ओके। तो ये स्पेसिमेंस आ जाते हैं। लाइक स्ट्राइचन के केस में स्पाइनल कॉर्ड को प्रिजर्व करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव कौन कौन से यूज़ करने हैं, अगर कार्बोलिक एसिड है तो उसके लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर कार्बोलिक एसिड है, फिनोल है, वैसे दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं, पैराल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, अल्कोहल है, फास्फोरस है, तो इस केस में रेक्टिफाइड स्पिरिट को यूज़ नहीं करते होते, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ऑटोप्सी की बॉटल्स वगैरह सब कुछ हमने कवर कर लिया है, तो बॉटल्स भी हो गई है, स्पेसिमेन वगैरह, प्रिजर्वेटिव भी हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हैजर्ड्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं जो ऑटोप्सी रूम के अंदर हो सकते हैं और इनको एलिमिनेट कराना ज़रूरी होता है। तो जो हैजर्ड्स होते हैं ये हैजर्ड्स लिखे हुए ऑटोप्सी रूम में। तो ऑटोप्सी रूम के हैजर्ड्स है और ऑटोप्सी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये एनआरए के अंदर दिए हुए हैं अच्छे तरीके से, वैसे एनआरए की कॉपी है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं। लाइक ऑटोप्सी इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉप्स होते हैं, जनरल ऑपरेटर और स्ट्रेट होते हैं, सीजर्स होती है, फोर्सेप्स होते हैं, नाइफ्स होते हैं, यूरिथ्रल साउंड है, प्रोक्टोस्कोप है, सा होता है, हैमर होता है, चिज्जल होता है, ग्लास स्लाइड है, प्रिजर्वेटिव है। जबकि हैजर्ड्स 5 टाइप की होती है, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन होती है। रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के अंदर अगर फॉल्टी अप्लायंस है या मेटालिक ऑटोप्सी टेबल है या वेट फ्लोर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी हो सकती है। इसके बाद केमिकल हैजर्ड है। केमिकल हैजर्ड के अंदर आपने 3 चीज़ें रट्टा मारनी है, FAT, ठीक है, F से फिक्सेटिव, A से एंटीसेप्टिक और D से डिसइंफेक्टेंट होते हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड के अंदर बैक्टीरियल, वायरस और फंगल आ जाती है। वायरस के अंदर हेपेटाइटिस और एड्स, फंगस में कोई नहीं लिखा हुआ,
बैक्टीरिया में सेप्टिसीमिया, पाइमिक डेड बॉडी है, और टीबी, लेप्रोसी और एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन होता है। मैकेनिकल हैजर्ड्स में यह हो सकता है कि अगर फ्लोर वेट हो तो बंदा गिर सकता है, हैंड्स को इंजरी हो सकती है, बैक को इंजरी हो सकती है अगर वो हैवी डेड बॉडी को उठा रहा है, या फिर आइस को इंजरी हो सकती है। तो ये हैजर्ड्स होते हैं ऑटोप्सी रूम के। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है एक्सह्यूमेशन का। ओके ठीक है, यानी कब्र खुदवा के पहले से ऑलरेडी बुरी डेड बॉडी है उसको बाहर निकालना, तो उसको बोलते हैं एक्सह्यूमेशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होती है और इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं एक्सह्यूमेशन। तो एक्सह्यूमेशन क्या होती है? लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ ग्रेव, ठीक है, यानी किसी भी डेड बॉडी को या कॉर्प्स को ग्रेव से निकालना, और वो भी कानून के तहत, यानी पहले कोई ना कोई लीगल अथॉरिटी होगा तब ही हम उसको निकालेंगे। तो लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ अ बुरिड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव फॉर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और द री एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एक्सह्यूमेशन। अब जो एक्सह्यूमेशन होती है, एक्सह्यूमेशन करने के लिए कहती है कि जो मेडिकल बोर्ड होता है 3 डॉक्टर का, वो ज़रूरी होता है, और यहाँ पे 3 पार्टी रिक्वायर है। यानी पहला मेडिकल बोर्ड है, इसमें 3 डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस है जो एक्सह्यूमेशन का अरेंज करती है, और मजिस्ट्रेट है जो जुडिशियल पार्टी होती है। मजिस्ट्रेट से ही वो आता है, लीगल अथॉरिटी आती है। ओके, मजिस्ट्रेट भी कौन सा वाला एग्जाम में आ सकता है? तो फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होता है। यहाँ से आपको अथॉरिटी लेटर मिलेगा, तब आप ये करोगे। तो एक्सह्यूमेशन की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। अब एक्सह्यूमेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो ये एक्सह्यूमेशन के ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं। सिविल केस और क्रिमिनल केस। सिविल केसेस के अंदर कभी कभार डिजीज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फॉर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम है, इंश्योरेंस है, या कंपनसेशन क्लेम है, सर्वाइवरशिप और इनहेरिटेंस क्लेम्स के केस में, डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी के केस में, ओके, या किसी रॉन्ग बॉडी को ब्यूरियल करवा दिया है, ठीक है। जबकि क्रिमिनल केसेस के अंदर ये हो सकता है कि अगर सस्पिशियस फूल प्ले है, ओके, इस केस में किया जाता है, या कॉज ऑफ डेथ जो अननोन था या डिस्प्यूटेड था, या किसी डेड बॉडी की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना था। इन शॉर्ट क्रिमिनल केसेस के अंदर काज और मैनर ऑफ डेथ को स्टैब्लिश करते हैं। इन केस ऑफ सस्पेक्टेड होमिसाइड, यानी पहले पता चला था कि सुसाइड है लेकिन बाद में पता चला कि होमिसाइड है, या फिर डेथ क्रिमिनल अबॉर्शन में या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से होती है, ओके, या फिर कुछ ऐसे हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो किसी केस के ऊपर रोशनी डाल देते हैं। लाइक अगर बुलेट मिलती है डेड बॉडी से, अगर फायर आर्म इंजरी है, तो इस केस में एक्सह्यूमेशन की जाती है। तो इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट और इसके क्या होते हैं, हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसके अलावा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है, लेकिन डीएम रट्टा मार लेना आप, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होती। प्रोसीजर ऑफ एक्सह्यूमेशन पूछा गया, तो सबसे पहले क्या करना है, पूरी प्रिपरेशन करनी है, ओके। फिर इसके बाद ग्रेव की आइडेंटिफिकेशन करनी है। कबर की आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? उस ग्रेव यार्ड का केयर टेकर है या कबर खोदने वाला है। तो पहले अच्छी तरह पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर डेड बॉडी को ग्रेव से रिमूव करते हैं, सैंपल ऑफ अर्थ का कलेक्ट करते हैं, डेड बॉडी के ऊपर से, डेड बॉडी के नीचे से, डेड बॉडी के साइड से, और कोई कंट्रोल सैंपल होता है। फिर ऑटोप्सी एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देते होते हैं, ओके। तो ये ऑटोप्सी की क्या हो जाएगा, ये इसके प्रोसीजर हो जाएगा, ओके। लिमिटेशंस पूछी हुई है, तो उसकी लिमिटेशंस क्या होती है एक्सह्यूमेशन की? तो पहली बात ये है कि जिस टाइम पे डेथ हुई है और जिस टाइम पे एक्सह्यूमेशन हुई है, तो एक अच्छा खासा टाइम लैप्स होता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में डिकम्पोजिशन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि पूरी की पूरी बॉडी स्केलेटन बन जाती है। तो इस केस में फाइंडिंग लॉस्ट हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग लॉस्ट हो जाती है, ओके। पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट बन जाते हैं जो कि गलत डायग्नोसिस बना देते हैं, या बॉडी की कंडीशन उस टाइम पे ऐसे नहीं होती, या एनवायरमेंटल कंडीशन है सॉइल की या ग्रेव की, या हिस्टोपैथोलॉजिकल वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, या टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, या फिर लास्ट ये है कि जो लीथल लिमिटेशन होती है कि जो बंदा टॉप्सी करने वाला है, एक्सह्यूमेशन में टॉप्सी करने वाला है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, अनट्रेंड बंदा है, तो वो किसी फाइंडिंग को मिस इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये थी एक्सह्यूमेशन की लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी। तो आपको पहले बता चुका हूँ मेडिको लीगल ऑटोप्सी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, वैसे प्रीवियस वीडियो को देख लेना, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दोबारा बता देता हूँ। कॉज ऑफ डेथ है, मैनर ऑफ डेथ है, मोड ऑफ डेथ है, आइडेंटिटी ऑफ डिजीज पर्सन, आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है यानी वेपन है, टाइम सिंस डेथ का पता चलाना, इंजरी को डॉक्यूमेंट करना, विसरा को रिटेन करना। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी के, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो आगे है क्लासीफाई आर्टिफैक्ट, क्लासीफाई पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट, नेम थेरापेटिक और रिससिटेशन आर्टिफैक्ट होते हैं। तो इधर ही लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो आर्टिफैक्ट होते हैं, आर्टिफैक्ट क्या होती है, ऐसी चेंजेस होती है जो डेड बॉडी के अंदर जो डेड बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, और वो हमें या ऑटोप्सी करने वाले बंदे को मिस इंटरप्रेट कर देती है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। अब जो आर्टिफैक्ट होते हैं, 3 टाइप के आर्टिफैक्ट होते हैं। कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होती है जो टर्मिनल डाइंग पीरियड में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें एगोनल और रिससिटेशन है, जिनको
जिनको हम ये भी कह सकते हैं बिफोर द डेथ, और कुछ डेथ और अटॉप्सी के दरमियान में होती है, जिनके अंदर सिचुएशनल है, हैंडलिंग है, डिकम्पोजिशनल है, एनिमल है और बर्निंग आ जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अटॉप्सी के दौरान इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रिससिटेशन आर्टिफैक्ट का पूछा हुआ है, तो इसके अंदर इंजेक्शन मार्क है, कार्डिक मसाज है, डिफिब्रिलेटर एप्लीकेशन है और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग एप्लीकेशन है। ठीक हो गया, ओके। तो इनको आप नोट कर लेना। जैसे पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग की वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट एम्फीसीमा और एयर इन मीडिया स्टेनम हो सकता है, या डिफिब्रिलेटर एप्लीकेशन की वजह से रिंग शेप ब्रूस हो सकता है, या कार्डिक मसाज की वजह से फ्रैक्चर ऑफ रिप, फैट की फ्रैक्चर वगैरह, या चेस्ट वाल का फ्रैक्चर हो सकता है, इंजेक्शन मार की वजह से हार्ट या चेस्ट वाल की ब्रूजिंग हो सकती है। इन सब के केस में जब बंदा टॉप्सी करने आएगा तो उसको पता लगेगा, शायद वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा, वो ये कहेगा कि इसको वायलेंस हुई है, हालांकि वायलेंस नहीं होती बल्कि कोई और काज होता है। ठीक है, कोई और चेंजेस होती है, तो ये आ जाता है पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद है इनोमिनेट द वेरियस कॉजेज ऑफ सच एन अनरिवार्डिंग अटॉप्सी। तो अनरिवार्डिंग अटॉप्सी को नेगेटिव अटॉप्सी बोलते हैं, तो उसका मैं आपको बता चुका हूँ। अटॉप्सी इज अ डायलॉग विद अ डेड। अब अटॉप्सी एक डायलॉग होता है डेड बॉडी के साथ। अब वो क्या किया इसमें चीज़ याद आती है, अटॉप्सी इज अ डायलॉग विद अ डेड बॉडी। तो इसके अंदर जो चीज़ें आ जाती है, अटॉप्सी इज अ डायलॉग। तो पहले मैं आपको यहाँ से निकाल देता हूँ कि अटॉप्सी एक डायलॉग होता है। यस, तो ये आ गया अटॉप्सी एज अ डायलॉग। तो अटॉप्सी एक डायलॉग होता है, यहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहा, ओके। तो अटॉप्सी डायलॉग होता है। इस डायलॉग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहला हमारा सवाल होता है, यानी जो अटॉप्सी करने वाला बंदा होगा उसने इस सवाल का जवाब देना है, या फिर डेड बॉडी से पूछेगा हु आर यू, कौन हो आप, यानी इसका जवाब क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ डेड बॉडी है, यानी वो आइडेंटिटी ऑफ डेड बॉडी पूछ रहा है। इसके बाद है व्हेन वर यू हर्ट, यानी आप कब और कहाँ जख्मी हुए और मर गए आप। ठीक है, तो कॉज ऑफ डेथ का पूछ रहा है, ओके। वेयर डिड यू गेट हर्ट, ठीक है, तो ये कॉज ऑफ डेथ में ही आ जाएगा। इसके बाद ये पूछता है कि कौन सा सिस्टम फेल हुआ, तो वो मोड ऑफ डेथ आ जाएगा। ठीक है, वायलेंस किस वजह से थी, सुसाइडल थी, ऑक्सीडेंटल थी, होमिसाइडल थी, तो ये मैनर ऑफ डेथ है। किस टाइम पे डेथ हुई, तो ये टाइम सिंस डेथ आ जाएगा। क्या पोजीशन थी, तो सबसे पहला है अटॉप्सी टेल अबाउट आइडेंटिटी ऑफ द डेड बॉडी। तो आइडेंटिटी ऑफ डेड बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें नोट करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन है, उसकी एज है, सेक्स है, रेस है, हाइट है, वेट है, दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, हेल्थ का स्टेटस है, स्कार, टैटू, ऑक्यूपेशनल मार्क्स होते हैं। इसके बाद है टॉप्सी टेल्स अबाउट कॉज ऑफ द डेथ। तो कॉज ऑफ द डेथ क्या हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, अननेचुरल में भी हो सकती है, ओके। यानी कोई डिजीजेज है, इंजरी है, इंटॉक्सिकेशन है। इसके बाद है टॉप्सी टेल अबाउट मोड ऑफ डेथ। तो अकॉर्डिंग टू बिचात के मुताबिक तीन ही मोड ऑफ डेथ होते हैं। एस्फिक्सिया, जिसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम का फेल होता है, सिनकोपी के अंदर सीवीएस और कोमा के अंदर सीएनएस होता है। इसके बाद है अटॉप्सी एज अ मोड। वैसे टेल्स अबाउट मोड ये बात वैसे हो चुकी है, लेकिन अटॉप्सी एज अ मोड, अब सॉरी, एस्फिक्सी एज अ मोड, सिनकोपी एज अ मोड, और अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अब इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ थेराटोलॉजी वाली वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एस्फिक्सिया के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम का फेल होना देखने को मिलता है, तो इसमें हमें साइन सिम्टम मिलती है एस्फिक्सी से रिलेटेड। वो क्या होती है, फेस ब्लूइश होता है, साइनोस्ट होता है, कंजेशन होती है, डीप पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस होती है, पिटिचियल हेमरेजेस होते हैं जिनको कार्डियो स्पॉट्स बोलते हैं, इस तरह की कंजेशन होती है, और डायलेशन ऑफ हार्ट है। तो ऐसी फाइंडिंग अगर आपको मिले तो ये एस्फिक्सिया को अंडरलाइन करती होती है। अगर हैंगिंग है तो हैंगिंग में लाइगेचर देखने को मिलेगा। अगर ड्राउनिंग है तो उसमें फाइन फ्लोथ का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। या अगर फूड या पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं अपर लैरिंग्स ऑफ ट्रैकिया के अंदर, तो वो मैकेनिकल एस्फिक्सिया को इंडिकेट करता है। इसके बाद है सिनकोपी एज अ मोड। सिनकोपी के अंदर हार्ट का या सीवीएस का फंक्शन स्टॉप हो जाता है। अगर सिनकोपी मोड ऑफ डेथ है तो फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ये देखता है कि हार्ट की जो चैम्बर्स होती है इसमें ब्लड है या नहीं, विसरा पेल है और कैपिलरी कंजेशन है, तो ये हमें सिनकोपी को बता देगा। इसके बाद है कोमा। कोमा के केस में क्या होता है, जो हमारे वाइटल सेंटर्स होते हैं ब्रेन स्टेम के, वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो इस केस में क्या होगा, टॉप्सी करने वाला बंदा किन किन को रूल आउट करेगा कि ब्रेन ऑफ कंप्रेशन ऑफ ब्रेन तो नहीं है, या ओपीएम बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग तो नहीं है, या मेटाबॉलिक कॉजेज की वजह से डेथ तो नहीं हो गई है, कोमा तो नहीं हो गया, लाइक यूरीमिया है, कोलीमिया है, एस्टेनोमिया है। इसके बाद है टॉप्सी टेल्स अबाउट नेचुरल मैनर ऑफ डेथ, मैनर या सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ। तो ये नेचुरल और अननेचुरल, जो नेचुरल होती है वो डिजीज और सेनिलिटी की वजह से होती है। सेनिलिटी क्या होता है कि एज के साथ साथ फिजिकल और मेंटल डिटोरिएशन होती है। अननेचुरल मैनर के अंदर होमिसाइडल, सुसाइडल और एक्सीडेंटल आ जाती होती है। बाकी इन पैराग्राफ को छोड़ो। फिर इसके बाद है ऑटोप्सी टेल्स अबाउट टाइम ऑफ द डेथ, ओके। अब ऑटोप्सी टाइम ऑफ द डेथ भी बता देती है, ऑटोप्सी पोजीशन को बताती है, ऑटोप्सी पॉइजनिंग को बताती है। पॉइजनिंग वाले एमसीक्यूज को देख लो। चेरी रेड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रिक रेड या ब्राइट रेड होता है साइनाइड है, ब्लू होता है कॉपर सल्फेट है, येलो या ब्राउन होता है तो वह फास्फोरस है, पार्टिकुलर ऑर्डर होती है लाइक फ्रूटी ऑर्डर अल्कोहल की होती है, कैरोसिन ऑयली, कैरोसिन या ऑर्गेनोफॉस्फेट की होती है, फिनोलिक कार्बोलिक एसिड की होती है, गार्लिक तीन चीज़ों की होती है, पैट फास्फोरस आर्सेनिकोथेलियम की होती है, रोटन एग हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, फिशी जिंक सल्फाइड की होती है, बर्न्ड रोप कैनाबस की होती है, जैसे कोई रस्सी जल गई है, ठीक है।
जबकि ऑटोप्सी टेल्स अबाउट टाइम सिज डेथ है, तो वैसे ये वाला चीज़ हमने करनी है थैनाटोलॉजी के अंदर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑटोप्सी एज अ डायलॉग ये खत्म हो गया है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ एक्सह्यूमेशन एंड ऑटोप्सी में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आगे स्पेसिमेन वगैरह ये भी बता चुका हूँ। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो गया है, हैज़र्ड्स भी बता चुका हूँ, नेगेटिव ऑटोप्सी भी बता दिया है, हैज़र्ड्स भी बता दिया है। ठीक है, इसके बाद एटलीस्ट 5 आर्टिफैक्ट है, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट है, तो आपको मैं सारे क्वेश्चंस बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक डिटेल वाला नहीं, बल्कि एक सुपरफिशियल या एक कॉन्साइज रिव्यू देने वाला हूँ, या फिर यह बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो ऑटोप्सी की डेफिनेशन एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। ऑटोप्सी की टाइप्स ये करनी है जो पास पेपर के हवाले से बता रहा हूँ। ये इनको छोड़ो, आप इस स्टेप को छोड़ो, फंडामेंटल प्रोसीजर से स्टार्ट करो। हेडिंग्स को बेशक तैयार कर लो, ऑटोप्सी के इंसिजन को तैयार कर लो, बॉटल्स को और स्पेसिमेन की करेक्शन को तैयार कर लो। ठीक है, इसको छोड़ो, पोस्टमार्टम इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लो, हैजर्ड्स को तैयार कर लो। फीटल ऑटोप्सी किसी काम की नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है कि जो नेगेटिव ऑटोप्सी है उसको तैयार कर लो। नेगेटिव ऑटोप्सी के सवाल आते हैं, ऑटोप्सी एज अ डायलॉग है, ये पास पेपर में आता है सवाल। चेन ऑफ कस्टडी है, किसी काम की नहीं है। एक्सह्यूमेशन को तैयार कर लो। ओके, आर्टिफैक्ट्स को तैयार कर लो, एक्सह्यूमेशन के भी प्रोसीजर को और लिमिटेशन को। जबकि आर्टिफैक्ट के अंदर सारे आर्टिफैक्ट को तैयार कर लो, लेकिन जो मेनली पूछे जाते हैं वो रिससिटेशन और डिकम्पोजिशन वाले होते हैं। फिर आर्टिफैक्ट के अंदर गन शॉट वुंड है, किसी काम का नहीं है, तो फिर यही चीज़ें आपने तैयार करनी है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।